दोस्तों, इतिहास में देखा जाए तो जापान कई बार खतरनाक अर्थक्वेक और सुनामी की डिबेट में रहा है। वैसे तो अर्थक्वेक और सुनामी से बचना किसी के बस की बात नहीं, और जापान के पास इनसे मुकाबला करने के सिवा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। दोस्तों, पिछले 1300 साल में करीब 143 सुनामी जापान पर हमला कर चुके हैं, जिनके नतीजे में अभी तक 1,30,874 लोगों की जान जा चुकी है। जिनमें सबसे खतरनाक सुनामी ईयर 1741 में था, जिसमें सुनामी की वेव 90 मीटर ऊंची थी। अफसोस की बात यह है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जापान में सुनामी का खतरा भी बढ़ रहा है। जब 2022 में 300 से भी ज्यादा अर्थक्वेक्स रिकॉर्ड किए गए हैं। हत्ता कि कई बार एक दिन में 3 से 4 अर्थक्वेक्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। जापान दुनिया का बहुत मुल्क है जहाँ अर्थक्वेक्स इतने कॉमन है कि यहाँ पर स्काई स्क्रैपर को अर्थक्वेक प्रूफ बनाना कंपल्सरी होता है। जबकि 2000 से लेकर 2022 तक जापान 5 मरतबा छोटे बड़े सुनामी को बर्दाश्त कर चुका है, जिनमें 2011 वाला सबसे जानलेवा था। 11 मार्च 2011 को ओशिका पेनिनसुला से 72 किलोमीटर ईस्ट में समंदर के अंदर 9.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक पूरे 6 मिनटों तक चलता रहा, जिसकी वजह से एक मैसिव चाइल्ड सुनामी ने जन्म दिया। ये दुनिया का चौथा बड़ा अर्थक्वेक, जबकि जापान की रिकॉर्डेड हिस्ट्री का सबसे बड़ा अर्थक्वेक था। इसके नतीजे में जो सुनामी पैदा हुआ, इसने समंदर में 55 मीटर या फिर 180 फीट ऊंची लहर पैदा की। पानी की लहरें 700 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से सेंडाई सिटी में दाखिल हुई और कोच से 10 किलोमीटर अंदर तक पहुंची। सुनामी का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। लिहाजा सेंडाई के रेजिडेंट्स, जिनको सिर्फ 8 मिनट पहले सुनामी की वार्निंग दी गई थी, इनमें से हजारों वो लोगों को भागने का मौका भी ना मिल सका। इस वाक़े की वजह से 2,28,000 लोग बेघर हो गए और 15,000 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। एक तरफ क़यामत का आलम था तो दूसरी तरफ जहां फुकुशिमा डाइकी न्यूक्लियर प्लांट भी फेल हो गया, जिसकी वजह से खतरनाक न्यूक्लियर डिजास्टर ने जन्म लिया। जापान को इस सुनामी ने टोटल 235 अरब डॉलर्स की चोट पहुंचाई, जिसको दुनिया का सबसे महंगा डिजास्टर भी माना जाता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जापान हमेशा से ही सुनामी की लपेट में क्यों रहता है। कि सबसे बड़ी वजह जापान की जियोग्राफिकल लोकेशन है। पैसिफिक ओशन का ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये दुनिया में 90% अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शन और सुनामी का बायस बनता है। जो रिंग बन रही है, इसको द रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। इसके नीचे दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज मौजूद है। इनको कई टेक्टोनिक प्लेट ने घेर रखा है और बदकिस्मती है जापान की कि वो बिल्कुल इस रिंग की बेल्ट पे आता है। यही वजह है कि जहाँ हर आए दिन अर्थक्वेक्स और हर आए साल टाइफून या फिर सुनामी का हमला होता है। इन सब मुश्किलात के अलावा जापान का एक और मसला भी है, और वो ये है कि पूरे जापान का 70% लैंड एरिया सिर्फ पहाड़ों से बड़ा हुआ है। जो 30% फ्लैट सरफेस है, और वो ज्यादातर सिर्फ कोस्टल एरियाज में मौजूद है, जहाँ सुनामी का खतरा हर वक्त मंडरा रहा होता है। पहाड़ों पर पूरे पूरे शहरों को शिफ्ट करना तो एक इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन अपनी कोस्टल सिटी को बचाने के लिए जापान पिछली सदी से मेहनत कर रहा है, और इसकी अप्रोच सबसे अलग है। जापान ने अपने हाई रिस्क एरियाज को बचाने के लिए कोस्ट पर सी वॉल्स बनाई है। ये कोई अभी की बात नहीं है, बल्कि सी वॉल्स काफी अरसे से जापान की कोस्ट का हिस्सा रही है। 1896 और 1933 में भयानक टाइफून ने जापान के टाइरो नामी गांव पर हमला किया था, लेकिन इसके बाद ये गांव कोस्टल डिफेंस सिस्टम की आला तरीन मिसाल बन गया, जहां जापान ने 2.4 किलोमीटर लंबी और 10 मीटर ऊंची 2 बांध खड़ी करके गांव को समुद्री लहरों से काफी हद तक बचा दिया। के बाद जापान के दूसरे कोस्टल सिस्टम में भी ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाए गए, लेकिन 2011 वाला सुनामी इन दीवारों से भी कई ज्यादा बड़ा था। सी वॉल जो सिर्फ 8 मीटर ऊंची वेव्स को रोकने के लिए बनाई गई थी, सुनामी की ये लहरें 12 से 15 मीटर ऊंची थी। इन दीवारों ने काफी हद तक रोका, लेकिन कई वक्त पर लहरों ने पूरे के पूरे स्ट्रक्चर ही फाड़ दिए। 2011 अर्थक्वेक के बाद जापान ने सी वॉल्स को और ज्यादा ऊंचा और लंबा करने का फैसला किया। काम के लिए 1200 करोड़ डॉलर अलग किए गए और फैसला किया गया कि ईस्टर्न कोस्ट पे 400 किलोमीटर लंबी 15 मीटर ऊंची दीवार बनाई जाएगी। ये दीवारें पिछली दीवारों से करीब 5 मीटर ऊंची, जबकि इनकी फाउंडेशन जमीन में 25 मीटर अंदर तक अपनी जड़ें मजबूत किए हुए है, और इनका स्ट्रक्चर और डिजाइन खास तौर पर सुनामी वेव को रोकने के लिए बनाया गया है। इस काम के लिए पहले सिमुलेटर की मदद से आर्टिफिशियल सुनामी पैदा किया गया, जिससे इंजीनियर्स ने हर तरह के वेव पैटर्न पे वॉल को टेस्ट किया
वाइब्रेटर की मदद से 2011 अर्थक्वेक जैसा पैटर्न पैदा किया गया। वेव्स कितनी बड़ी होंगी तो कितना प्रेशर जनरेट करेंगी, ये सब पहले सिमुलेटर की मदद से कैलकुलेट किया गया था। सिमुलेटर पे नोटिस किया गया कि 2011 सुनामी की लहरों ने डायरेक्टली जापान को नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि इसने फ्लड की सूरत में, सैलाब की सूरत में आगे ट्रैवल किया। और ऐसा इसी वजह से हुआ कि सी वॉल ने काफ़ी हद तक वेव्स का प्रेशर तोड़ दिया था। सिमुलेटर पर टेस्टिंग के बाद सी वॉल को कर्व शेप में डिजाइन किया गया, जिसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि पानी जब सी वॉल से टकराएगा इसका कर्व शेप लैंड को वापस यू टर्न करवाएगा और ऐसे एक लहर वापस पलटकर पीछे से आने वाली दूसरी वेव का प्रेशर तोड़ेगी। सुनामी की वेव के प्रेशर को तोड़ने के लिए जापान ने सिर्फ वॉल ही नहीं बल्कि हॉटस्पॉट लोकेशन के करीब समंदर में ब्रेक वाटर भी बनाए हैं। जब लहरें कोस्ट की तरफ बढ़ती हैं तो पहले ये ब्रेक वाटर का प्रेशर तोड़ता है, इसके बाद ये 15 मीटर ऊंची वॉल्स। दूसरी तरफ लोकल कम्युनिटीज इस सी वॉल से खासी तक है, क्योंकि कई मकामात पर ये वॉल 4 स्टोरी बिल्डिंग जितनी ऊंची हो जाती है, जिससे लोगों को ऐसा महसूस होता है कि वो किसी जेल में बंद है। कुछ लोगों को डर है कि जापान इन सी वॉल्स की वजह से अपने टोरे खो बैठेगा। जापान ने सुनामीज को 2 अलग अलग लेवल में डिवाइड किया है। लेवल 1 सुनामी 60 सालों में एक बार आती है, जिसकी लहरें 15 मीटर तक ऊंची होती हैं और इन्हीं के लिए ये दीवार बनाई गई है। लेवल 2 सुनामी जो कई 100 साल या 1000 साल में एक मरतबा आती है, जिसकी वॉल अकेली इसको भी नहीं रोक पाएंगी। इसके लिए हॉट स्पॉट लोकेशन पर सुनामी मिटिगेशन पार्क बनाए जाएंगे। इन पार्क में दरख्तों की एक दीवार होगी जो न सिर्फ सुनामी के प्रेशर को तोड़ेंगी, बल्कि जब पानी वापस समंदर में जाता है तो अपने साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी लेकर जाता है। दरख्तों के तले मोटे मोटे होते हैं जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को रोकने का काम भी करेंगे। जापान किसी वॉल इंजीनियरिंग एक हैरानकुन कारनामा है और तबाहकुन सुनामी का सामना करने में किसी हद तक फायदेमंद भी। बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग समुद्रों के लेवल को बढ़ा रही है, तूफानों की शिद्दत बढ़ रही है और अर्थक्वेक्स रोड का मामूल बन चुके हैं। जापान को यह अच्छी तरह मालूम है कि जॉइंट स्ट्रक्चर सी वॉल कुदरती आफतों से 100% प्रोडक्शन नहीं दे सकेगा। $12 अरब का खर्चा करके असल में जापान ने अपने लोगों के लिए टाइम खरीदा है, ताकि जब ये दीवारें वेव्स के प्रेशर को तोड़ेंगी तब तक लोगों को वहां से निकलने का टाइम मिल जाएगा।